दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें हम देखेंगे कि एक लड़का कॉमेडियन बनकर लोगों को हंसाकर करोड़ों छापना चाहता था। अपना लग्जरी सपना साकार करना चाहता था, इसीलिए वो मुंह उठाकर लंदन चला आया, जहां उसका हकीकत से सामना होता है। रहने के लिए उसे जगह नहीं मिलती क्योंकि पैसों की तंगी थी, और लोगों को हंसाने के नाम पर उसे जो स्टेज मिलती है वो कुछ ऐसी थी। पर ये सब भी ठीक था। वो किसी पब में बारटेंडर का काम करके अपना जीवन चला रहा था, लेकिन फिर उसके जीवन में एक महिला एंट्री मारती है, जिससे सब कुछ बदल जाता है। वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। जिस सबकी वो रिपोर्ट भी लिखवाने जाता है, बताता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे स्टॉक किया जा रहा है। पुलिस वाला पूछता है औरत है या आदमी? वो बताता है औरत। पुलिस वाला पूछता है क्या तूने एक आध बार उसकी ली है? वो कहता है नहीं, मैंने उसकी नहीं ली, पर फिर भी वो हर जगह पहुंच जाती है, मेरे काम पर, मेरे घर पर, और हाँ, वो बार बार मुझे ईमेल भेजती रहती है जिसमें कुछ तो धमकी भरी भी है। पर पुलिस वाले को उस मेल में कुछ भी धमकी भरा नहीं लगता। पूछता है ये बता चल कब से रहा है ये सब? वो बताता है यही लगभग 6 महीने हो गए। पुलिस वाला पूछता है तो साले फिर तूने अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं की थी? मेरा नाम है डोनी, और मैंने अब तक रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखवाई थी क्योंकि मुझे उस पर दया आ गई थी, जो और कुछ नहीं, किसी को देखते ही उसे कमजोर या छोटा समझकर रहम खाने वाला मेरा गुरूर था। मैंने पूछा कुछ चाहिए आपको, चाय वगैरह? जिस पर वो महिला, जिसका नाम मार्था मुट्ठी था, बोली मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसे मैं दे दूंगा। और ये सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, उसकी आंखें चमक उठी जैसे उसे कोई फरिश्ता मिल गया हो। फिर मैंने पूछा वैसे तुम करती क्या हो? वो बोली मैं वकील हूँ, क्रिमिनल लॉ की पढ़ाई की, इंग्लैंड आई और फिर से ट्रेनिंग ली, खुद से केस लड़ना सीखा, कई सारे अवार्ड जीते, और अब इंग्लैंड में गवर्नमेंट की एडवाइजर हूँ। साथ साथ और भी काफी कुछ करती हूँ। यहीं की सबसे महंगी वाली सोसाइटी में मेरा एक फ्लैट है, खुद का एक प्राइवेट गार्डन है, 2 फ्लैट और है जो थोड़ी सी दूरी पर है। देख मैं लंबी लंबी नहीं फेंक रही, और उसे बड़े बड़े मंत्रियों के नाम गिनवा देती है, और साथ ही अपने फोन में उनके कॉन्टेक्ट भी दिखाती है कि इनके साथ मेरा रोज का उठना बैठना है। मार्था मुट्ठी मेरी छोटी छोटी बातों पर जोर जोर से खिलखिलाकर हंसती थी, और उसकी हंसी देखकर मुझे घबराहट सी होती थी। बस मैं ये नहीं समझ पाया, अगर ये सब सच था तो उसके पास एक कप चाय के पैसे क्यों नहीं थे? मैं कॉमेडियन बनने के अपने सपने को साकार करने लंदन आया, लेकिन फिर जो भी वजह रही हो, 28-29 साल की उम्र तक मैं एक बोरिंग जॉब करने लगा और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की माँ के साथ फ्री में रहने लगा। मैं यहाँ खुद को बड़ा बनाने के बड़े बड़े प्लान लेकर आया था, जैसे कि इतने बड़े शहर को बस मेरी ही बकवास वाहियात कॉमेडी की जरूरत थी। पर अजी मेरा घंटा, इतने बड़े शहर में कोई किसी को पूछने वाला नहीं था, कोई हंसता ही नहीं था। ऐसे में जब कोई आपको भीड़ में देखता है, वो भी उस रूप में जिसके सपने लेकर आप यहाँ आए थे, तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ आपको ही नोटिस कर रहा है। अब मार्था साली हर दिन वहाँ पहुँच जाती, हर दिन नया मेकअप, नया हेयर स्टाइल, जैसे कोई बच्चा कॉस्ट्यूम खेल रहा हो। वो हमेशा ये कहकर बात शुरू करती कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, फिर मेरी शिफ्ट पूरी होने तक वो वहीं रुकती। मुझे ये सोचकर बड़ा अजीब लगता था कि ये बहन की अपने आप को इतना बिजी दिखाती, जैसे कि वो मुझे जता रही हो कि मैं हर जगह टाइम पास करने नहीं जाती। वो हर बार एक ही ड्रिंक ऑर्डर करती थी, डाइट कोक के साथ बहुत सारी बर्फ, जो मैं उसको हमेशा फ्री में देता था, जिसको वो पीती नहीं थी, बस पूरे दिन रखकर बैठी रहती और बक 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 करती रहती, बिना कुछ बताए कि वो किसके बारे में अपना गटर का शटर खोल रही है। जैसे कि मैं उन चूतियों को पहले से जानता था, जैसे कि मैं उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। और जब वो अपने वकालत की या अपने किसी जान पहचान वाले की बात नहीं कर रही होती, तो वो मेरे बारे में बात करने लगती। अरे वाह, तेरे हाथ तो बड़े मजबूत है, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देते होंगे। और क्या शार्प जो लाइन है तेरी, गजब का ठाडा शरीर है तेरा, गजब का ठाडा। तुझ पे तो साले टैक्स लगना चाहिए, चलता फिरता खूबसूरती के मामले में मशीन गन है तू, तुझ पर तो भड़वे बैन लगना चाहिए। मुझे उसके बारे में हर बात अजीब लगती थी, उसका प्यारा सा कॉन्फिडेंस, उसका बात करने का चूतिया सा अंदाज, तो कभी कभी वो इतनी डीप बातें बोल जाती थी कि साला आदमी सोचने पर मजबूर हो जाए। जैसे कि कुछ लोग अपना बैग पैक करके भागते हैं, कुछ लोग काफी टाइम तक खड़े रहकर एक ही जगह भागते हैं। अब जो इस बात का मतलब समझ गया वो समझदार ही है। खैर मेरे पता नहीं पिछवाड़े में क्या चूल सी मची थी, जो मैंने कभी कभी उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। तेरा जन्मदिन आ रहा है ना, 21 की होने वाली है या 22 की? वो हंसकर बोली कमीने कहीं के 42 की हूँ मैं, मान गई तू एक अच्छा कॉमेडियन है। जुबान बहुत लंबी है तेरी, कहे तो उसका दूसरा इस्तेमाल सिखा सकती हूँ तुझे। और कहीं बाहर घूमने चलने के लिए मेरा नंबर मांग लिया। मैंने नंबर देने की बजाय कहा मुझे टाइम और एड्रेस बता देना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। इस बात का उसे बुरा तो लगा, लेकिन फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। मुझे उसकी हंसी अच्छी लगने लगी थी, जिस वजह से मैं उसको बार बार हंसाने की कोशिश करता रहता था, जो कि बस एक दोस्ती थी, नेक इरादे थे। फिर उसी दिन बार के ओनर वहां आकर मेरे मजे लेने लगे। एक बोला डोनी तूने कभी बताया नहीं कि एक सुपर मॉडल तेरी गर्लफ्रेंड है, बता ठोकुमल की तरह इसकी ठुकाई कब करने वाला है? जिस पर मैंने मजे मजे में कह दिया कि शादी से पहले कोई ठुकाई नहीं, पर वो साले पक्के वाले हरामी थे। बोले इंतजार किसका कर रहा है, पूछना फिर शादी के लिए। मार्था मुट्ठी बोली पूछना, मैं शादी के लिए तैयार बैठी हूँ, मेरी हर चीज आधी तेरी होगी, तू अमीर हो जाएगा। अभी अभी मैंने एक
पेंट हाउस खरीदा है जिसमें सब कुछ है, बस कोई पर्दे लगाकर अंधेरा करने वाला चाहिए। मैंने कहा धत तेरे की, यार लगाएगा क्या तेरे पर्दे? जिस बात पर बाकी सब तो जोर जोर से हंसने लगे पर वो नहीं हंसी। मुझे लगा था कि वो भी हंसेगी पर नहीं, वो नहीं हंसी। उसने उस बात को सीरियसली ले लिया, कुछ ज्यादा ही सीरियसली। फिर ना जाने उसके हाथ मेरी ईमेल आईडी कहां से लग गई कि अब उसके रोज ईमेल आने शुरू हो गए। दिन से लेकर रात तक कम से कम 80 ईमेल। जैसा वो बोलती थी बिल्कुल वैसा ही लिखती थी, बिना सोचे, बिना डरे, बिना मतलब का, बिल्कुल बकवास। बाकी शब्दों के मुकाबले उन शब्दों में गलतियां ज्यादा होती थी जिनकी स्पेलिंग आसान होती थी। ऐसा लगता था जैसे कि उसके पास आईफोन है, पर मैंने कभी उसके पास नोकिया 2700 के अलावा कुछ नहीं देखा। अगले दिन वो पिकनिक पर जाने का नया और महंगा सामान खरीदकर पब में आई। बोली मैं ये शैंपेन भी लाई हूँ, हालांकि मैं नहीं पीऊंगी, पर अगर तू मेरी छाती पर डालकर इसे चाटना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। अब मेरी फटी पड़ी थी तो मैंने बहाना लगाते हुए कहा, देख इस तरह के पिकनिक पर लवर जाते हैं, दोस्त नहीं। अगर तू चाहे तो हम कॉफी पीने चल सकते हैं। और लो, अगले ही दिन हम किसी कॉफी शॉप में बैठे थे जहाँ मार्था बच्चों की तरह बिना मतलब में ही हंसे जा रही थी। फिर ऑर्डर लेने वेटर आई तो मार्था बोली मुझे सिर्फ 1 गिलास पानी चाहिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं कॉफी पी पाऊँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसे मैं दे दूंगा। जो सुनकर उसने 5-6 ऑर्डर की लाइन लगा दी। जिस अच्छे खाने को देखकर वो मुझसे प्रभावित हो गई तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की तो उसे बहुत जोर से गुस्सा आ गया, साली पागल। आगे कैफे से बाहर निकलने के बाद वो अपने रास्ते चल पड़ी और मैं अपने रास्ते चल पड़ा। मुझे साला कभी यकीन नहीं था कि वो एक करोड़पति लॉयर है, पर आज के दिन उसका ये बिहेवियर देखकर मैं उसकी असलियत जानना चाहता था। इसीलिए मैंने उसका पीछा किया और पहुंच गया एक सड़ी सी गरीबों की बस्ती में, जहाँ वो एक सड़े से अपार्टमेंट में सड़े से तरीके से रहती थी। मैं उसको देख ही रहा था कि उसने अपना सड़ा सा लैपटॉप खोला और कुछ भी अंडसंड भांग घोसड़ा लिखकर मेरे पास मेल कर दिया, जिस वजह से मेरे फोन की नोटिफिकेशन बेल बजी तो उसे पता चल गया कि मैं बाहर ही हूँ। तुरंत मुझे वहाँ से भागना पड़ा। कुछ दिनों बाद मेरा शो था जहाँ मैं लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा था, पर साला कोई हंसी नहीं रहा था। वहाँ इतना सन्नाटा था जितना तो किसी के मरने के बाद नहीं होता। फिर जब मैंने वही घिसा पीटा हाथी और चींटी का जोक मारा तो एक महिला जोर जोर से हंसने लगी। मैं साला उसकी हंसी से ही समझ गया था कि ये मार्था मुट्ठी है जो हरामन मेरा पीछा करती हुई यहाँ तक आ गई थी। खैर मुझे उसकी हंसी का फायदा उठाना था तो मैंने उसे किसी अनजान की तरह कहा कि अगर बहन जी आप पूरे हॉल में घूम घूम कर हंसोगी तो मुझे काफी अच्छा लगेगा क्योंकि कोई और नहीं हंस रहा। जिसके बाद मैं मार्था पे जोक पे जोक, जोक पे जोक मारता रहा और लोग हंसने लगे। शो के बाद घर पहुंचकर जब मैंने अपना फेसबुक अकाउंट खोला तो पाया कि उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है, जिस रिक्वेस्ट को मैंने ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट किया और उसके अकाउंट में घुसकर उसकी फोटोज वगैरह देखी, जो कि सारी की सारी फर्जी थी। एडिटिंग इतनी घटिया थी जैसे कि किसी 3 साल के बच्चे ने बस फोटो काटकर यूं ही किसी के साथ भी चिपका दी हो। फिर मुझे ना जाने क्या हुआ कि मैंने उसके नाम को डायरेक्ट गूगल पर सर्च किया और जो रिजल्ट निकलकर मेरे सामने आया उससे तो मेरी एक्लेयर के माफिक चिपचिपी हो गई, क्योंकि वो एक स्टोकर थी। घंटों तक मैं उसके बारे में पढ़ता रहा, पूरे के पूरे टाइमलाइन को जोड़कर देखा। कॉलेज के बाद उसकी पहली जॉब, बॉस के साथ दुर्व्यवहार करने पर कैसे उसे जॉब से निकाल दिया गया, कैसे वो बॉस का पीछा करने लगी और बॉस पर झूठा मुकदमा कर दिया कि उसके अपाहिज बच्चे ने मेरे पिछवाड़े में उंगली तोड़ दी। फिर एक दिन उसने बॉस की मां पर जानलेवा हमला कर दिया, जिस वजह से उसे 4.5 साल की जेल वाली सजा मिली, जो जानकर किसी भी शरीफ आदमी की फटनी लाजमी थी तो मेरी भी फट गई। मैं समझ गया था कि ये हरामन चलती फिरती मौत का सामान है, मेरा पीछा आसानी से नहीं छोड़ने वाली। यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ये कहां फंस गया। मैंने उसको कई बार अनफ्रेंड करने की कोशिश की, पर हमेशा अपने आप को रोक लेता था। मुझे लगता था कि वो बीमार है, उसे कोई समझाने वाला नहीं है। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। और फिर मेरे फोटोज पर उसके कमेंट आने शुरू हुए। कुछ फोटो तो तब की थी जब मैंने अकाउंट बनाया था। फिर उसने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड गिली के साथ वाली फोटोज पर जलन भरी कमेंट की। हाँ, वही गिली जिसकी मम्मी के साथ मैं आज भी फ्री में रहता हूँ। साथ ही मेरी बाकी की फोटोज पर भी उसने फालतू की कमेंट की। बेबी रैंडियर, हाँ वो यही बुलाती थी मुझे, पता नहीं क्यों। कुछ दिनों बाद मैं तेरी नाम की एक ट्रांस वुमेन से मिला जो कि बला की खूबसूरत थी, और मेरी उसके साथ ये छठी डेट थी जिसे मैं ट्रांस डेटिंग साइट के जरिए मिला था। उसमें मैंने अपना असली नाम डोनी से टोनी कर लिया था और अपनी असली पहचान छुपाने के लिए जॉब से लेकर अपनी पूरी पर्सनैलिटी बदल डाली। हालांकि ये करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि कोई मुझे पहचाने। मैं उसके साथ कहीं बाहर घूमने नहीं जाता था, ना ही उसे स्टेशन तक छोड़ने जाता था, ना ही अपने बारे में उसे कुछ खास बता रखा था। यहाँ तक कि उसके लिए तो मैं फेसबुक पर भी नहीं था। बोले तो मैं उसे अगर कहीं मिलता था तो सिर्फ इस जगह पर ही मिलता था। इस जगह के अलावा मैं उससे कहीं भी बाहर नहीं मिलता था। साफ साफ बताऊं तो मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे ट्रांस वुमेन के साथ देखे, किसी को पता चले कि मैं छक्के से दोस्ती रखता हूँ। बोली पता नहीं तू क्या आदमी है, कहीं क्रिमिनल वगैरह तो नहीं है ना, कभी टीवी पर मेरे नाम की हेडलाइन चलती मिले। बड़ा ही अजीब है तू, पर कोई बात नहीं, मुझे अजीब पसंद है। हर कोई आदमी किसी न किसी मामले में अजीब होता है, तभी तो हम हर किसी को चूतिया कहते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे प्यार हो जाएगा। तेरी बहुत खूबसूरत थी, तेज तर्रार थी, जोशीली थी, मजाकिया थी, बेखौफ थी, मतलब कि वो सब थी जो मैं नहीं था। साथ ही वो एक थेरेपिस्ट थी जो 6 साल पहले लंदन शिफ्ट हुई थी। जितनी हमने चैटिंग की, साथ में हंसे, लेने देने
की बातें की उतना ही मैं उस पर फिदा होता गया। उसे मैं अपना असली नाम बताना तो चाहता था, लेकिन मेरा प्यार जितना उसके लिए बढ़ता गया मैं उतना ही उस बात को टालता गया। अगली सुबह जब मैं अपने काम पर था तभी मार्था मुट्ठी आटपकी और बड़े ही गंदे अंदाज में बोली, भीषड़ी के छुट्टी मारे तो कम से कम बता तो दिया कर और थोड़ा सा सावधान रहा कर उन रैंडियों से जो बात बात पर तुझसे चिपक जाती है। दरअसल वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की बात कर रही थी। उसे लग रहा था कि मैं कल गिली के साथ अपना मुंह काला कर रहा था। साथ ही साथ वो मुझसे सॉरी भी बोलती है, कहती है मैं जानती हूँ तू सिंगल है, मुझे सपने दिखाकर तू किसी रैंडी के चक्करों में नहीं पड़ सकता, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मुझसे सहा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं होगा। मैं इस डर से उस रात सो नहीं पाया कि अगर मार्था को तेरी के बारे में पता चल गया तो वो पागल भीड़ की लिमंडी क्या करेगी। इसीलिए उन दोनों को एक दूसरे से दूर रखना था। मुझे ऐसा लगा कि तेरी को मार्था से दूर रहने के बारे में समझाना ज्यादा आसान होगा, लेकिन अजी मेरा घंटा, जब तेरी उसकी 100 ईमेल एक साथ देखती है तो कहती है ये औरत पागल है। वैसे ये बता वो तुझे डोनी कहकर क्यों पुकारती है? मैंने कहा मुझे क्या पता, वो पागल है इसलिए वो मुझे कई सारे नामों से पुकारती है और यही कारण है कि मेरी जान मैं तुझसे छुप छुप कर मिलता हूँ। अब तेरी पढ़ी लिखी और तेज तर्रार लड़की थी तो बोली तूने अब तक पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? हालांकि देख तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पर इतनी प्रॉब्लम तो है कि तू मुझसे छुप छुप कर मिल रहा है। इसीलिए जल्दी से इस मामले को सुलझा, क्योंकि मुझे और छुप कर नहीं मिलना। अगर ये तुझसे नहीं होगा तो मैं खुद उस भैंस की बच्ची से मिलूंगी। जिस बात ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मैं उन दोनों को जितना एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ वो दोनों एक दूसरे के उतने ही नजदीक आ रही है। बार में जाते ही मुझे रोज की तरह फिर से मार्था मिली, जो बहुत ही गंदे अंदाज में बोली कि साले लल्लू कहाँ था तू? पूरे 15 मिनट लेट है, कम से कम बता तो दिया कर, या फिर अपना नंबर ही दे दे ताकि मैं पूछ लिया करूँ कि तू कहाँ है, क्या चल रहा है। ला चल अब मेरी डाइट कोक दे। मैंने उस कुतिया को अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर लिया था तो कहा 2.5 पाउंड हो गए तेरे, जो सुनकर साली ड्रामे करने लगी कि तेरे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। बात बताना, तू बात क्या है, बात तो बता तो सही। मैंने कहा हमारा एज गैप, अगर हमें बच्चे चाहिए होंगे तो भला कैसे होंगे, बहुत मुश्किल होगी हमें। जो बहाना मुझे लग रहा था कि काम कर गया, मेरा उससे पीछा छूट गया। लेकिन ना 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 ना, उस रात उसने ईमेल की झड़ी लगा दी जिसमें उसके पीरियड से लेकर हर वो डिटेल थी जो कह रही थी कि वो बड़ी ही आसानी से मां बन सकती है। उसके हिसाब से अब मेरे पास कोई बहाना नहीं बचा था और हम जबरदस्ती के रिलेशन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब मार्था मुट्ठी हर रोज पब खुलने के 2 घंटे पहले सुबह सुबह आ जाती थी और सारे दिन मेरा पीछा किया करती थी। मैं जहाँ भी जाता था वहाँ पहुँच जाती थी, हमेशा गलत टाइम पर पहुँचती थी और मेरे साथ फ्यूचर की बातें करती कि हम शादी कब करेंगे, हमारे बच्चे क्या होंगे, उनके हम नाम क्या रखेंगे। मैंने खुद को उससे दूर करने की बहुत कोशिश की, परंतु उसकी आंखों में हमेशा वही जोश और जुनून दिखता था, जिस कारण से मैं अपने पब के सीनियर के पास गया और कहा उस मोटी कुतिया को हमें बैन करना होगा। वो बोले अबे पागल है क्या, ये तो 1 साल तक हंसी रोकने जैसा हो जाएगा। जिस पर मैंने उन्हें उसकी ईमेल दिखाई कि ये देखो वो मुझे किस किस तरह से परेशान करती है। अब ये जो मोटा है ना वो थोड़ा सा हरामी किस्म का बंदा था, इसलिए वो मजे मजे में एक ईमेल का रिप्लाई करते हुए लिख देता है कि आजा बेबी तेरी झुका के पीछे से मार लेता हूँ, तेरी घींड का गुड़गांव बना देता हूँ। जिससे डोनी को गुस्सा आ जाता है कि साले पागल आदमी तूने ये क्या कर दिया, तुझे ये सब मजाक लगता है क्या? जिसके कारण डोनी को अपने कॉमेडी शो की सेमीफाइनल डेट चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि मार्था उसकी जिंदगी के हर कोने में घुसती जा रही थी। कहता है भाड़ में गई वो साली और कुछ नशा करके एक गे बार में पहुंचता है जहां तेरी भी आई हुई थी, जिसके साथ वो आज खूब मजे करता है और तेरी को उसका ये नया वाला रूप काफी अच्छा लगता है। दोनों आज पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। तेरी कहती है आज की रात मेरे साथ बिता, जिसको बिताने के लिए वो दोनों जब ट्रेन से घर की तरफ जा रहे थे तब तेरी उसका हाथ अपने हाथों में लेकर पूछती है तू कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या दूसरे हाथ से काम करता है, क्योंकि ये हाथ तो मजदूर का नहीं लगता। डोनी बात को हवा में टालने के लिए कहता है अरे बेबी ये लोहा पिघलाने वाला हाथ नहीं है, ये मेरा हिलाने वाला हाथ है। जो सुनकर तेरी मदहोश हो जाती है कि बेबी यहीं पकड़कर यहीं चूस डाल मुझे। पर वो साला तो लोड़ू था जो दूसरों की शक्लों की तरफ देख रहा था कि ये मुझे इस ट्रांस वुमेन के साथ देखकर क्या सोच रहे होंगे। और घबराहट में जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर रुकती है तो वो उससे उतरकर भाग जाता है किसी फट्टू की तरह। कहता है अपने आप को खुले विचारों वाला समझना बहुत बड़ी गलती है, जबकि असल में आप दकियानुसी सोच वाले इंसान हो। लेकिन जब आप कई दिनों से शर्मिंदगी को झेल रहे होते हो तो शर्मिंदगी आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। मैं ये सब बड़बड़ाता घर जा ही रहा था कि मार्था मेरे सामने से आ गई। बोली गंदी नाली के कीड़े, मैंने पीछे से देने की सोची नहीं थी, पर चल कोई बात नहीं, तेरे लिए मैं पीछे से भी करने को तैयार हूँ, बस मजा आना चाहिए। लेकिन मैंने जब मना कर दिया तो उसको गुस्सा आ गया कि साले मेरा टाइम खोटी करवाया और जबरदस्ती मुझे दीवार के सहारे लगाकर मेरा हाथ में लेकर हिलाने लगी। अब इससे पहले कि मेरा घोड़ा थूक फेंकता मैंने उसको खुद से दूर हटाया कि हट साली गधी। फिर घर पहुंचकर मैंने उसे फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया और पब जाना भी बंद कर दिया। मैंने सोचा अगर मैं कुछ दिनों के लिए लापता हो जाऊंगा तो उसका पागलपन थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से उसने मेरा हाथ में लिया था, उसके पसीने से जो बदबू आ रही थी, वो सब मेरे दिमाग पर कई दिनों तक छाया रहा। मुझे अच्छे से पता था कि अपनी मुश्किलों से भागकर मैं घर में नहीं बैठ सकता, इसीलिए मैं तेरी के घर
गया एक ऐसा हिम्मत वाला काम करने जो मेरा जैसा फट्टू आदमी कभी नहीं कर सकता। मैं उसे अपने बारे में पूरा का पूरा सच खोलकर बताने गया था। उसने दरवाजा खोला और मुझे 3-4 गंदी गंदी गालियां बक दी। फिर मैं अंदर गया तो बोली, गधेड़े तेरे पास सिर्फ 3 मिनट है, जो बकना है बक दे। मैंने कहा, मेरा नाम टोनी नहीं है, डोनी है। उसने कहा, अच्छा भीड़ के लिमंड, तू अपनी स्टोकर को सच बोल सकता है लेकिन मुझे नहीं। क्या तूने कुछ भी सच बोला है? तेरी वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाली बात तो सच होगी ना? लेकिन जब मैंने ना में जवाब दिया तो उसने पूछा, क्यों? तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या कारण था? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मैं डरा हुआ था, मुझे लगा ऐसे बात करना आसान होगा। तेरी गुस्से में बोली, ऐसा चूतियापा मैंने आज तक नहीं सुना, तू भिसंडी वाला है। चल अब बता, कहाँ काम करता है तू? मैंने बताया, किसी पब में बारटेंडर का काम करता हूँ और कॉमेडियन बनना चाहता हूँ। वो बोली, अच्छा तो ये सब तूने अपने जोक लिखने के लिए किया होगा, और ये देख टाइम पूरा हो गया चूतिया, इसलिए भाग जा यहाँ से, और दरवाजा मेरे मुंह पर मार देती है। ये सब मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है और इस बेमतलब की दुनिया की परवाह किए बिना मैं उस डेटिंग साइट पर अपना असली नाम, पता, काम वगैरह सब सच सच अपडेट कर देता हूँ। और जैसे ही घर पहुँचता हूँ तो देखता हूँ मार्था साली नाम बदलकर मेरे घर तक आ गई है, जो सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। क्योंकि जब मैं लंदन आया था तब मैं अपनी गर्लफ्रेंड गिली के साथ उसकी माँ के घर पर रहने लगा था। उस वक्त मैं गिली के साथ जिंदगी बिताने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था। वहाँ हमारे 2 हफ्ते रहने का प्लान 6 महीने में बदल गया और 6 महीने फिर 1 साल में बदल गए। फिर गिली मुझे कोसने लगी, खाली कारतूस बोलने लगी, और इससे पहले कि मैं अपना सामान खड़ा करके उसकी एक और बार मारता वो चली गई। फिर उसके बाद जो हुआ मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ। मैं उसकी माँ का हस्बैंड बन गया, मतलब कि असली वाला नहीं, वो जो काम काज करता है। फिर गिली को जब मेरे वहाँ रहने के बारे में पता चला तो उसने मुझे सिर्फ एक ही शर्त पर फ्री में रहने की मंजूरी दी कि मैं अपना कोई भी झोल झमेला उसके घर तक नहीं लाऊंगा। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मार्था का यहाँ आना मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम क्यों नहीं था। क्योंकि लंदन शहर बहुत महंगा था और इस फ्री के घर से निकाला गया तो मुझे झोपड़ियों में सोना पड़ सकता था। बोली, तूने क्या सोचा, तू पब छोड़ देगा और मुझे फेसबुक पर ब्लॉक कर देगा तो मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगी? तू किस्मत वाला है रे जो तुझे इतना शानदार प्यार करने वाली मिली। मैंने उसे धमकाते हुए कहा, बड़े से भीषड़े वाली, मुझसे दूर रहना, इस घर से दूर रहना, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। ये सुनते ही वो वहाँ से ऐसे भाग खड़ी हुई जैसे धरती हिलाता हुआ राइनो भागता है ना, वैसे। वो चली तो गई थी पर इस डर में मैं पूरी रात सो नहीं पाया कि अब उसे मेरे घर का एड्रेस पता है, वो कभी भी यहाँ आ सकती है, घर के गलियारों में मेरा पीछा कर सकती है, आधी रात में मेरे बेडरूम में आ सकती है। और ये सब कहाँ जाकर खत्म होगा? मेरे इस घर से निकाले जाने के बाद, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मुझे अच्छे से पता था कि पुलिस में रिपोर्ट करना अकलमंदी का काम होगा, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं पहले उस कुतिया से बात करूंगा कि अगर तूने मेरा पीछा करना जारी रखा तो तू फिर से सीधा जेल जाएगी। पर उस पुलिस वाली धमकी के बाद वो मुझे दोबारा नहीं दिखी। क्या उसे अपनी जिंदगी से निकालने के लिए पुलिस का नाम लेना ही काफी था? ये सब बहुत आसान लग रहा था पर इतना आसान था नहीं, क्योंकि मैंने जैसे ही ऐसा सोचा वो मेरे घर के सामने वाले बस स्टॉप पर बैठी थी। आगे अब मार्था हर दिन मेरे घर के बाहर दिखाई पड़ती, जैसे मेरे शरीर पर टिक 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 टाइम बम बंधा हो। मैं सुबह 5 बजे घर से निकलता तो वो वहाँ बैठी हुई मिलती और दूर से कमेंट करती कि चुसे हुए आम सब ठीक है ना, मेरी याद में दिन अच्छे से कट रहे हैं ना। फिर शाम के समय जब मैं वापस आता, जिसमें कभी कभी रात के 12 भी बज जाते थे, तो भी वो मुझे वहाँ बैठी हुई मिलती थी। मैं रत्ती भर भी समझ नहीं पा रहा था कि उसको इससे क्या मिलता था। वो कभी मेरे पास आई ना वो फिर से कभी मेरे घर आई। वो बस 1-2 कमेंट करने के लिए और बस मेरी एक झलक देखने के लिए दिन के 15-16 घंटे वहाँ बैठी रहती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, महीने बीतते गए, ठंड बढ़ती गई, जिससे मार्था में भी कुछ बदलाव आने लगे थे और वो अब मुझ पर कमेंट नहीं करती थी, बस बैठी बैठी घूरती रहती थी। और फिर एक देर रात मुझे उस पर रहम आ गया। मैं उसके पास गया और बोला, हद है साली, पिछले कितने घंटों से तू यहाँ बैठी है? और अपनी जेब से टिश्यू निकालकर उसका नाक साफ किया। फिर मैं उसे उसके सड़ेले घर लेकर गया, उसके लिए एक मस्त सी गर्मा गर्म चाय बनाई और कहा, मैं बस तुझसे दूरी चाहता हूँ, क्योंकि अगर मुझे घर से निकाला गया तो मेरे पास किसी और घर का रेंट भरने के पैसे नहीं है। वो बोली, क्या तू मुझसे दूरी चाहता है, इस रिश्ते से दूरी चाहता है? ये सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया और अपनी चाल चलते हुए कहा, देख मार्था, मैं तुझसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। जिस पर वो फुट फुट कर रोने लगी कि नहीं, मेरे साथ ऐसा मत कर, मुझे छोड़कर मत जा। भग पैन की लिंड। मेरे को लग रहा था कि अब बात बन गई, पागल को पागल की तरह पागल बनाया, लोहे को लोहे से काट दिया, शायद अब वो मेरा पीछा छोड़ देगी। जिसमें बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो अब मुझे कहीं नजर नहीं आती थी, ऐसा लगता था कि बात बन गई। फिर एक दिन मेरी एक्स गर्लफ्रेंड गिली अपने घर आई और कहने लगी कि साले तेरी गर्लफ्रेंड मार्था एक साइको है, वो फेसबुक पर बार बार मुझे मैसेज करती रहती है, मेरे पीछे अपना बड़ा सा भिसंडा लेकर पड़ी है। देख, अगर तूने इस बारे में कुछ नहीं किया ना, और अगर वो मेरे पीछे इसी तरह से पड़ी रही तो मैं मोम को बता दूंगी और यहाँ फ्री में रहने की बजाय तू बाहर सड़क पे रहेगा।
उसी रात मेरा सेमीफाइनल था, जहाँ मुझे आज काफी दिनों बाद तेरी देखने को मिलती है, जो अपने दोस्तों के साथ आई थी। मैंने पूछा तू यहाँ क्या कर रही है? वो बोली चुनती मैं तेरा शो देखने आई हूँ, सैकड़ों लोगों के सामने तेरा अंत होते हुए देखने आई हूँ, क्योंकि मुझे खुश करना आसान नहीं। मैंने कहा दरवाजे के पीछे चल, तुझे तो मैं इतना खुश कर दूं कि तू पूरी रात खिलखिला के हंसेगी। कुछ देर बाद मेरा नंबर आया। शुरू में तो ऑडियंस ने झाट भर भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पर फिर वो मेरी बातों पर ठहाके लगा लगा कर हंसने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी भीड़ में बैठी एक महिला गाना गुनगुनाने लगी, जो और कोई नहीं मार्था मुट्ठी थी। मैंने अनजान बनते हुए कहा थैंक यू अजनबी दोस्त, तो वो बोली मैं तेरी एक्स हूँ, अनजान नहीं। मुझे नहीं पता यहाँ बैठे ये चुनतिया तेरी बातों पर क्यों हंस रहे हैं, पर तेरे जोक बिल्कुल ही बकवास हैं। जिस पर मैंने उसको अपनी स्टोकर बोलकर सभी से इंट्रोड्यूस करवाया। ये सुनकर वो चिल्लाती हुई खड़ी हुई कि तेरी बहन के दे, तेरी हिम्मत कहत रहोगी मेरा 12 मनू बोलन की। आधी रात ने तू मेरा घर का चक्कर काटा, शीशा महाता झाका, ईमेल कर करके मेरा पिछवाड़ो मांगा, और सबको वो ईमेल दिखाने लगती है कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रही, देखो मैं झूठ नहीं बोल रही, इसने मेरी पिछली खिड़की खोलने के लिए कहा था। तुरंत ही वहाँ गार्ड को बुलाया जाता है और उस ट्रक को उठाकर वहाँ से बाहर फेंका जाता है। डोनी अपनी कमेंट्री को वापस लाइन में लाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। कोई भी उसकी बातों पर अब नहीं हंसता। तेरी उससे मिलने आती है और कहती है मुझे एक बार मार्था से मिलवा दो, मैं थेरेपिस्ट हूँ, शायद कुछ कर सकती हूँ। लेकिन डोनी उसे ऐसा करने से मना कर देता है और पीछे के रास्ते से तेरी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। दोनों वहीं पास में बने किसी रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। डोनी उससे अपने लिए एक और मौका मांगता है, जो वो उसे दे भी रही थी, लेकिन तभी मार्था वहाँ आ धमकती है और बहुत ही गंदी जुबान में पूछती है कौन है ये रैंडी। तेरी उसको समझाने की कोशिश करती है, शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन मार्था तो अलग ही मूड में थी। कहती है डोनी मुझे नहीं लगता था कि तू इतनी नीचे गिर जाएगा, ऐसी गंदी जगह में अपना पप्पू डालेगा। ये साली आदमी जैसी दिखती है, इसकी लेगा तू इसकी। और गुस्से में तेरी पर टूट पड़ती है और उसके बहुत सारे बाल भी उखाड़ देती है। मार्था को जैसे तैसे उससे अलग किया जाता है और डोनी उससे कहता है तू एक पागल औरत है, ना जानवर की बच्ची, मैंने तुझसे कभी प्यार किया था और ना कभी करूंगा। आइंदा कभी मेरा पीछा मत करना, और अगर तुझे ये बात समझ में नहीं आई तो मैं तेरी जान ले लूंगा। जिसके बाद मैं तेरी के पास गया, जो कि बुरे तरीके से डरी हुई थी। उसके सर के बाल गायब थे। फिर अगले दिन सुबह होते ही मैं थाने में रपट लिखवाने गया, जो रपट लिखवाने में मैंने पूरे 6 महीने की देरी कर दी। मुझे तेरी से शुरू करना चाहिए था कि कैसे कल मार्था ने उस पर हमला किया, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। मैंने कंप्लेन तो की सिर्फ मुझे स्टोक्ड किए जाने की, कि कैसे वो मेरा पीछा करती है, दिन रात मुझे ईमेल भेजती है, मेरे घर के सामने बैठी रहती है, परेशान करती है। मुझे उसका नाम, उसकी न्यूज, उसके पुराने गुनाहों के बारे में सब बताना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं अपने आप को बचाना चाहता था। जो मैं हूँ वो दिखाना नहीं चाहता था। और ये सीन वही है जो आपने वीडियो की शुरुआत में देखा था, जिसमें पुलिस वाले ने मुझसे पूछा था कि अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई थी। तो दरअसल बात ये थी कि आज से करीबन 5 साल पहले मैं किसी फेस्टिवल में गया था। वहाँ परफॉर्म करना मेरा सपना था। उस जगह में कुछ तो बात थी, वो रंग बिरंगा माहौल, स्ट्रीट पर परफॉर्म करने वाले नल्ले कलाकार। मुझे भी एक दिन तो यहाँ आना था। राइटिंग, एक्टिंग, कॉमेडी जो भी हो, बस अपनी किस्मत आजमानी थी। जिसके लिए मुझे मिला एक बदबूदार शहर के बाहर बना हुआ बकवास सा बार, जहाँ बिना शर्माए, बिना झिझके में परफॉर्म करता था, क्योंकि मैं जानता था कि आदमी वही कामयाब होता है जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। पर कामयाब होने के लिए आप में सिर्फ हिम्मत का होना जरूरी नहीं है, आप में टैलेंट भी होना चाहिए, जो कि मुझ में थोड़ा कम था, या यूं कहे ना के बराबर था। जिस वजह से लोग इतने बुरे तरीके से पक जाते थे कि वो कभी पलटकर मेरी नौटंकियां देखने नहीं आते थे। किस्मत अच्छी रहती थी तो कभी कभी 4 चवन्नियां कमा लिया करता था, वरना भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन बार टेंडर को किसी बड़े बार का VIP मेंबरशिप कार्ड गिरा हुआ मिलता है, जिस कार्ड को वो मुझे दे देती है, ये कहकर कि जा वहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट मिलेंगे, थोड़े गप्पे मारिया। उस बार में आर्टिस्ट तो बहुत सारे थे, पर साला कोई मुझे भाव नहीं दे रहा था। फिर एक बंदा मेरे पास आया जो किसी बड़े शो का बहुत बड़ा राइटर था, और मैं उसे बखूबी जानता था। नाम था उसका डैरेन दलाल। कुछ देर हमने एक दूसरे से बातें की तो हमें दोस्ती हो गई। फिर अगले दिन डैरेन दलाल मेरी परफॉर्मेंस देखने आया, जो कि रोज की तरह बकवास थी, पर उसने ना जाने क्या देखा कि बोला सब बढ़िया था, तू बहुत आगे तक जाएगा, बस कुछ बारीक गलतियां थी और कुछ नहीं। जिन गलतियों को सुधारने के लिए अगले 2 हफ्तों तक डैरेन मेरे साथ प्रैक्टिस करने लगा। मुझे सिखाने लगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सब कुछ ठीक ठाक बढ़िया तरीके से करने के लिए हम घंटों रिहर्सल करते थे, जिसका असर ये हुआ कि मेरे शो में अब सन्नाटे की जगह लोग आने लगे। शो हाउसफुल जाने लगा। बार में साला पैर रखने की जगह नहीं होती थी। जो कमाल किया था डैरेन दलाल ने, जिस वजह से मैं उसका गुलाम हो गया था, उसका कहा कभी नहीं टालता था। शो के बाद मैं उसके साथ प्राइवेट क्लब में जाता था और सुबह तक ड्रिंक करता था। साथ ही साथ मैंने अब उसके साथ उच्च लेवल के नशे भी करने शुरू कर दिए थे। फिर जैसा कि आपको पता है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। डैरेन जल्दी ही लंदन लौट गया और ये आर्टिस्ट लोगों का फेस्टिवल भी खत्म हो गया, जिससे भीड़ आनी बंद हो गई और मेरा 4 चवन्नी कमाने का जरिया भी बंद हो गया। जिसके 1 महीने बाद मैं लंदन के एक्टिंग स्कूल में गया। मुझे अच्छे से याद है, जब ऑडिशन पर ऑडिशन देने के बाद मेरा एडमिशन हुआ था तो मैं रो पड़ा था। और यही वो टाइम था जब मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड गिली मिली थी, जिसकी
की माँ के घर पर मैं आज भी रहता हूँ। खैर एक्टिंग में करियर बनाना मुझे जल्द ही बिना मतलब का लगने लगा। फिर तभी डैरेन दलाल की मेरे पास कॉल आई जो मेरे साथ राइटिंग का काम करना चाहता था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए मैं अगले दिन मुंह उठाकर उसके बताए गए ठिकाने पर पहुंचा। उसका फ्लैट सच में क्लासिक और बहुत ही शानदार था। आज के टाइम में जो बड़े बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन है वो कभी डैरेन के असिस्टेंट रह चुके थे। मैंने पूछा, सर ऐसा आप उन्हें क्या पिलाते हो जो वो अपने जीवन में इतने कामयाब हैं? उसने बोला, वो बस आंख बंद करके मेरा कहा मानते हैं और कुछ नहीं। अब कामयाब तो मुझे भी होना था, इसलिए मैं भी आंख बंद करके उसका कहा मानने लगा और वो सब करने लगा जो वो कहता था, जिसमें हर टाइप के नशे भी शामिल हैं। वो मुझे ज्यादा नशा करा के धुत कर देता था और फिर गंदे गंदे काम करता था। सुबह जब मैं मूतने जाता था तो मेरे पप्पू पर उसकी सूखी थूक लगी हुई होती थी और मेरा पिछवाड़ा आंकड़ा हुआ होता था। मुझे सब कुछ अच्छे से साफ साफ याद होता था, पर फिर भी मैं उसके बुलाने पर दुत्कारे हुए बेशरम कुत्ते की तरह बार बार उसके पास चला आता था, ये सोचकर कि एक दिन जब मैं स्टार बन जाऊंगा तब ये सब छोड़ दूंगा, बस कुछ ही दिन ये झेलना है, बस कुछ ही दिन गिंड का 3 BHK बनवाना है, उसके बाद तो मैं शाहरुख खान से डायरेक्ट टक्कर लूंगा। यही तो सपने दिखाता था वो मुझे। फिर वहां से अपनी मरवाने के बाद जब मैं घर आता था तब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं गीली की गिली गिली कर दूं। इसीलिए ही तो वो मुझे खाली कारतूस, फुस्सी, बम, वाइगरा वाले अंकल बोलती थी। जल्द ही वो दिन भी आ गया जब गिली मुझे छोड़कर दूसरे शहर जॉब करने चली गई, और भला छोड़कर जाए भी तो जाए क्यों ना, मैं बस नशे करके पड़ा रहता था, लत लग चुकी थी मुझे। एक दिन मेरी अंतरात्मा ने मुझे जवाब देते हुए कहा कि बेटा अब रुक जा, वरना अपना खेल खत्म समझ। और बस उसी दिन मैंने डैरेन को और उसकी गंदी दुनिया को अलविदा बोल दिया। परंतु तब तक देरी हो चुकी थी। मुझ में लड़कों के प्रति भावनाएं उत्पन्न होने लगी थी। उन्हें देखकर मैं उत्तेजित हो जाता था। रातों को पड़ा पड़ा मैं सोचता रहता था कि मेरे अंदर ये फीलिंग पहले से ही थी या फिर डैरेन दलाल ने वो मेरे अंदर डाली थी। महीनों तक मैं नफरत, गुस्से और कंफ्यूजन में रहा। मुझे अब मेल फीमेल वाली वीडियो अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मुझे तो केले से केले टकराने वाली वीडियो में मजे आने लगे थे। मेरा डिस्चार्ज जल्दी होने लगा था, मतलब कि मुझे केले ही रास आ रहे थे। सच का पता लगाने के लिए कि मुझे लड़के पसंद है या लड़की, मैं दलदल में कूद पड़ा। हर दिन 2-2, 3-3 आदमी और औरतों के साथ दम मारो दम करता और अपने आप के साथ गंदा व्यवहार होने देता। और फिर यहीं से शुरुआत हुई डेटिंग साइट पर कुछ अच्छा ढूंढने की। प्यार में मैं जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था, बस अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। काफी सारे लड़कों और लड़कियों को ठुकराने के बाद मुझे मिली तेरी। उसके अंदर वो सब था जो मुझे चाहिए था। वो स्मार्ट, फनी, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, खूबसूरत सब थी। मुझे उससे प्यार हो गया था। तो अब समझे, पुलिस वाले ने जब मुझसे पूछा कि अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई थी, तो यही कारण था। क्योंकि मैं मार्था के बारे में बताता तो तेरी के बारे में बताना पड़ता, और तेरी के बारे में बताता तो डैरेन के बारे में भी बताना पड़ता, जिसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया था कि उसने मेरे साथ कामयाबी के नाम पर क्या बदसलूकी की। खैर मैंने पुलिस वाले को जवाब दिया कि मैं नहीं जानता मैंने अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई थी। वो बोला, ठीक है भिशंडे वाले, घर जा, ईमेल छान बगा, कुछ भी उसके खिलाफ ढूंढ जो पुख्ता सबूत हो, तभी हम रिपोर्ट लिखेंगे। अगली सुबह गिल्ली रोती हुई घर आई और बोली, मार्था ने मुझ पर हमला कर दिया। वो तो शुक्र है वो कोई केमिकल नहीं था, पानी था। अब जिस बात का डर था वही हुआ। गिल्ली की मोम, जो किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी, किसी भी बला को अपने घर तक नहीं आने देना चाहती थी, कहती है, बेटा डोनी द डंकी, निकल ले अब यहाँ से। गिल्ली के घर से निकाले जाने के बाद मैं अपने एक्टिंग स्कूल के 2 दोस्तों के फ्लैट में शिफ्ट हो गया, जिन्होंने मुझसे बिल्कुल ना के बराबर किराया लिया। मैं बहुत खुश था कि यार दोस्त हो तो ऐसे। पर रात होते होते मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि मेरे दोनों दोस्त उस फ्लैट का इस्तेमाल सिर्फ मौज मस्तियां और पूरी रात पार्टी करने के लिए किया करते थे। कान फाड़ू म्यूजिक से दीवारें दमकती रहती, धरती खनखनाती रहती और मैं पूरी रात सो नहीं पाता था, जिसके चलते मैं अपना ज्यादातर वक्त तेरी के यहाँ बिताने लगा था। सच में मुझे लगा नहीं था मार्था का तेरी पर हमला करने के बाद मेरा और उसका रिश्ता पूरी तरह से टूट जाएगा, पर हुआ उसका उल्टा। हम दोनों एक दूसरे के पहले से भी ज्यादा नजदीक आ गए थे। हम वो कपल बन गए थे जो हम बनना चाहते थे, क्योंकि मार्था अब मुझे परेशान नहीं कर सकती थी। उसे मेरे नए घर का एड्रेस नहीं पता था, ऊपर से उसे पब में गाली गलौज करने के चलते बैन कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि उस कुतिया से अब मेरा पैंडा छूट चुका है, पर मैं गलत था। दिन पर दिन बीतते गए, एक अलग ही खामोशी छा गई थी, क्योंकि आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा था जब मार्था ने मुझे कांटेक्ट ना किया हो। कम से कम उसके ईमेल से मुझे ये तो पता चलता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अब पता नहीं चलता था। मैं रात को उठ उठकर उसके बारे में सोचने लगता। कभी कभी डर लगता था कि कहीं वो खुद को खुशी ना दे दे और ईमेल करके मुझे कसूरवार ना ठहरा दे। क्या मैं मार्था को मिस करने लगा था? क्या मैं उसकी बेवकूफियों वाली हरकत को मिस कर रहा था? और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं उसको याद कर करके हिलाने लगा था, जबकि तेरी मुझे अपनी भर भर के देना चाहती थी, पर मैं उसकी ले नहीं पा रहा था, जिस वजह से हमारे रिश्ते में खटास आ गई थी। मैं उसे खुश नहीं कर पा रहा था और मार्था के नाम पर हिलाए जा रहा था। ये सब भीड़चो क्या था? वो मुझे अट्रैक्टिव भी नहीं लगती थी, पर फिर भी मुझ पर उसकी सनक सवार थी, जिसके चलते एक रात मैं उसके पास गया और दरियाई घोड़ा बनाकर उसकी पूरी रात ली। अब मुझे नहीं पता मार्था की लेने से मेरी पावर कहां से वापस आ गई कि मैंने तेरी की भी अब दे दमादम मारनी शुरू कर दी, जिससे अब वो बहुत खुश रहने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि अब किस्सा खत्म
हो चुका है, लेकिन वो मोटी पता नहीं मुझसे क्या चाहती थी कि उसने कहीं से मेरे बाप के नंबर निकाल लिए और उन्हें गाली बकने लगी, जिस पर मुझे पुलिस वाले की कही वो बात याद आई कि उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत लाओ तभी हम कुछ कार्रवाई करेंगे। जो सबूत लेने में उसके पास गया और कहा मेरी फैमिली से दूर रह, समझी ना। वो अनजान बनकर बोली क्या, मुझे नहीं पता तू क्या बोल रहा है। मैंने कहा देख, अगर तू मेरी फैमिली को बख्श देगी तो मैं आज तेरी पुरानी हवेली को ढा दूंगा, लेकिन मुझे जोश में लाने के लिए पहले तू मुझे ईमेल लिखकर भेज कि तू क्या चाहती है, दाई टांग कहाँ होगी, बाई टांग कहाँ होगी, और हाँ मुझे थोड़ा कठोर संभोग पसंद है, समझी ना। इसीलिए थोड़ा सा घटिया किस्म का ईमेल लिखकर भेजना ताकि मेरी काम वासना जाग उठे। परंतु मुझे क्या पता था कि वो हमेशा मेरी बातों की रिकॉर्डिंग करती है, जिस रिकॉर्डिंग को वो पुलिस वालों को दे देती है, और उल्टा केस मुझ पर ही बना दिया जाता है कि मैं उसको परेशान करता हूँ, उसके आगे पीछे घूमता हूँ, उसे गंदी गंदी ईमेल लिखने के लिए बोलता हूँ, गंदी गंदी बातें करता हूँ। पुलिस वाली बोली वो तो तेरी किस्मत अच्छी है जो मार्था एक अच्छी महिला है, वो तेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती, समझा, इसीलिए उसका पीछा छोड़ दे। इस वाक्य के बाद मैं समझ चुका था कि मार्था इस खेल की पुरानी खिलाड़न है। उसे अच्छे से एहसास था कि वो क्या कर रही है, कैसे उसे मुझ तक पहुंचना है, कैसे उसे कानून से बचना है, क्योंकि वो ये सब पहले भी बहुत बार कर चुकी थी। इससे पहले कि मार्था तेरी के घर पहुंचकर उसकी ऐसी की तैसी करती, मैं उसको कुछ दिन सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह देता हूँ, परंतु तेरी उल्टा मुझ पर ही भड़क पड़ती है कि किसी और की वजह से मैं अपने आप को क्यों गुमनाम करूँ। मैं इस मुसीबत को और नहीं झेल सकती, इसलिए बेटा ये हमारा परमानेंट वाला ब्रेकअप है, निकल ले निकल ले निकल ले। तेरी से ब्रेकअप के बाद मैं वापस से अपनी पुरानी जगह आ गया और काम पर भी जाने लगा, जहाँ मार्था का फिर से आना हुआ। बैन लगने की वजह से उसे बाहर निकालने की कोशिश की गई, परंतु पीरियड का बहाना लगाकर उसने कहा मैं यहाँ पानी पीने आई हूँ, ये मेरा कानूनन अधिकार है, इस हालत में मुझे कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। और वहाँ आए एक कस्टमर के साथ मिलकर दे दमादम मेरी बुराई करने लगी, जिससे मेरी सुलग गई। तो मैंने कहा दोस्त एक बार गूगल पर सर्च करके देखना सीरियल स्टोकर मार्था ने अपाहिज बच्चे को कैसे तड़पाया। जो सुनकर मार्था की खनक गई तो उसने वहाँ रखी बोतल उठाकर मेरे सर पर दे मारी और मेरी आंखों में अपनी उंगलियां गड़ा दी, जिसके फलस्वरूप मैंने भी उसके मुंह पर एक बढ़िया सा घुसंड पिला दिया, जिससे उस जानवर को कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसके बाद उसे घसीटकर वहाँ से बाहर निकाल दिया गया और उस अनजान आदमी ने मुझसे पूछा ये सब क्या था भाई। मैंने कहा कुछ नहीं यार, तरस खाकर बस एक कप चाय पिलाई थी उसे, जिस चाय का कर्जा अब वसूलने का समय आ गया था। खून बहा था मेरा, पुलिस केस तो होना तय था, लेकिन अजी मेरा घंटा पब का ओनर बोला भाई ऐसा मत कर, अगर तू केस करेगा तो पुलिस यहाँ तहकीकात करने आएगी, जिससे पब की इमेज को ठेस पहुंचेगी। हम तुझसे वादा करते हैं कि 2 गार्ड परमानेंट उस कुतिया को यहाँ आने से रोकने के लिए तैनात रहेंगे, इसलिए केस मत कर यार। जो रिक्वेस्ट मुझे माननी पड़ी, क्योंकि मुझ जैसे कुत्ते को इस पब ने ही बुरे वक्त में सहारा दिया था। उसी शाम मेरा कॉमेडी शो था, जहाँ मैं सब कुछ भुलाकर लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूँ, परंतु अब बहुत हो चुका था, मैं अंदर से भर चुका था, इसलिए मैंने अपनी झोली झंडी सब फेंक दी और अपने स्ट्रगल की दास्तां सुनाने लगा कि कैसे कामयाबी की एक झलक पाने के लिए मैंने अपने शरीर के साथ कितने गंदे गंदे काम होने दिए। एक लड़की मिली थी तेरी नाम की जो ट्रांस वुमेन थी। मैं साला लोगों से शर्माता था कि लोग मुझे जब उसके साथ देखेंगे तो क्या सोचेंगे, पर जब वो मेरे हाथ से निकल गई तब मुझे उसकी अहमियत पता चली। फिर वो मार्था के बारे में भी बताता है, गिली के बारे में भी बताता है, और अब तक जो भी इस पूरी कहानी में हुआ सब कुछ ऑडियंस के सामने रोते हुए खुल के बता देता है। कुछ दिनों बाद समय पलटा और वो पॉपुलर हो गया, क्योंकि जिस दिन वो सच बयां कर रहा था किसी ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दी थी, जो कि वायरल हो गई थी। कुछ ही हफ्तों में मैं, जिसका कोई वजूद नहीं था, मीडिया की आंखों का तारा बन गया। मैं इतना खो गया था कि मेरा ध्यान ही नहीं था कि मार्था ने मेरे पास अब मेल करना बंद कर दिया है। मेरे पास नए काम इतने आ गए थे कि सोचने का टाइम ही नहीं था। पॉडकास्ट, रेडियो शो, बड़े प्रोग्राम, ज्यादा भीड़, जैसे अचानक हर कोई मेरा फैन बन गया था और मेरा करियर जो अब तक धरती पर केचुए की तरह रेंग रहा था वो अब चील की तरह हवा में उड़ रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा हो रहा था। अब मेरी कामयाबी मेरे साथ बुरा करने वालों को चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी अपनी थूक लगा कर मरवाओ। इतनी बड़ी कामयाबी देखकर मेरी रातों की नींद जो हर बार हराम हो जाती है इस बार भी हराम हो गई। ऐसा लग रहा था 30 साल बाद मेरी जिंदगी शुरू हुई है, जिसे हासिल करने के लिए मुझे अपने आप से बस ईमानदार रहना था। अब जैसा कि हर बार होता है, मार्था अपनी मरवाने कहीं से भी आ जाती है, तो वो इस बार भी आ गई। उसे कहीं से मेरा फोन नंबर मिल गया था। बोली मैंने तेरी वीडियो देख ली। क्या बोला था तूने उस वीडियो में मेरे बारे में? वो वीडियो तेरे माँ बाप देखेंगे तो तेरी गांडूगिरी के बारे में पता चल जाएगा, तो क्या बीतेगी उन पर, सोचा है तूने? अब कोई मेरे माँ बाप को मेरे बारे में सच बताए, इससे अच्छा तो मैं खुद ही उन्हें अपने बारे में बता दूं। जो बताने के लिए मैं अपने घर गया, माँ बाप को एक साथ बैठाया और पूरा सच बता दिया। मुझे लग रहा था कि वो मुझे दुत्कार देंगे, पर नहीं, मैं तो उनका बेटा था ना। मेरे साथ गलत काम हुआ था, इसका मतलब ये थोड़ा ही था कि मेरी आत्मा मर गई थी। अगला 1 हफ्ता बड़े ही सुकून के साथ मैंने उनके साथ बिताया और पहली बार मुझे किसी भी तरह का, किसी का भी कोई डर
नहीं था। मैं अब एक खुली किताब की तरह था जिसे सब पढ़ चुके थे। वापस काम पर आते वक्त जैसे ही मैंने अपना फोन ऑन किया, मार्था के धड़ाधड़ वॉइस मैसेज की लड़ी लग गई, जिसमें एक मैसेज तो साला 33 घंटे का था। अगले कुछ महीनों तक मार्था के वॉइस मेल मेरे पॉडकास्ट बन गए थे। मैं सारे दिन उन्हें सुनता रहता था कि किसी तरह से मुझे कुछ तो सबूत मिल जाए ताकि उस पर कार्यवाही की जा सके। हर वक्त मेरे कानों में बस उसकी आवाज गूंजती रहती थी। मैं अब उसके वॉइस मेल डाउनलोड करने लगा था, छांटकर उन्हें अलग करने लगा था, मुद्दे के हिसाब से उन्हें अलग अलग रंग से मार्क करने लगा था। ये काम मेरे लिए जुनून बन गया था। मैं काम के फोन नहीं उठाता था, प्रोग्राम और इंटरव्यूज कैंसिल कर देता था। अपनी सारी ताकत मैंने उस कुतिया को समझने में लगा दी कि आखिर वो जैसी थी वैसी क्यों थी। फिर एक दिन उसके सब्र का बांध टूटा और उसने मुझे धमकी दी कि साले तू मुझे मेरे वॉइस मेल का कोई जवाब नहीं देगा ना, इस वक्त मैं किसी को भी मार सकती हूँ, तू बचकर रहना क्योंकि मैं तुझे ही ढूंढ रही हूँ। जिसके अगले दिन मार्था को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर चार्जेस लगे 1 साल और 7 महीने मेरा पीछा करने के, मुझे परेशान करने के। और आखिर में जब सुनवाई की तारीख तय हुई तब उसे 9 महीने कैद बा मुशक्कत की सजा मिली और 5 साल मुझसे दूर रहने की हिदायत दी गई। आखिरी बार मैंने उसे कोर्ट रूम में मेरे लिए बेबी रैंडियर करते हुए रोते हुए सुना था और देखा था। कुछ हफ्तों बाद गिली मुझसे मिलने आई क्योंकि मेरे दोस्तों ने उसे बताया था कि हफ्तों तक मैं रूम से बाहर नहीं निकलता, बस सारे दिन मार्था के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहता हूँ कि वो जैसी थी वैसी कैसे बनी। गिली मुझे इस सब से बाहर निकालना चाहती थी क्योंकि मैं अब कॉमेडी छोड़ चुका था, समझ गया था कि वो मेरे लायक नहीं है। गिली ने फिर से मेरे साथ रिलेशन में आने के लिए बोला कि मैं वापस से मोम के घर शिफ्ट हो रही हूँ और चाहती हूँ कि तू भी मेरे साथ रहे। मैंने उसे मना नहीं किया और उसकी मोम के घर हम फिर से साथ में रहने लगे। एक दिन जब मैं मार्था के बचे हुए वॉइस मेल सुन रहा था तब मुझे पता चला कि वो मुझे क्यों बेबी रैंडियर बुलाती थी, क्यों वो ऐसी सनकी किस्म की थी। तो बात ये थी कि जब वो छोटी थी तब उसके माँ बाप बहुत बुरे तरीके से लड़ते थे, जिनकी लड़ाई से अपना ध्यान हटाने के लिए उसके पास एक रैंडियर का सॉफ्ट टॉय था जिसको वो गले से लगा लिया करती थी, हमेशा अपने साथ रखती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, सुंदर सी नाक थी और वो बहुत ही मुलायम था, जिसकी झलक उसे डोनी में दिखती थी, इसीलिए वो उसके पीछे हाथ पैर मुंह धोकर पड़ी थी। जो बात मेरे हिसाब से मार्था को थोड़ा सा कम बुरी दिखाने के लिए बोली गई है, जैसे संजू मूवी में संजय दत्त को दूध के माफिक साफ कर दिया गया था। खैर, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, माफी चाहता हूँ कुछ दिनों से लेट वीडियो डालने के लिए। धन्यवाद।